चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अपने को देखने का है कि ओपिनियन कैसे फ्रेम करना है, की मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इन सब के बारे में अपने को देखना था। सो ये तो सबको पता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन ट्रू एंड फेयर रखना है, मटेरियल स्टेटमेंट नहीं होने देना है। अगर ऑडिट सिर्फ ऑडिट करेगा ऑडिटर तो उससे सिर्फ एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। अपने को सिर्फ ओपिनियन देना है कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, और ये सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं, स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे 700 बात करेगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन फॉर्म करना है, वो उसमें हेल्प करना। और दूसरा, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मतलब एक ढांचा बना के देना, एक फॉर्मेट बना के देना, जिसके जैसे ही बाकी सब ऑडिट रिपोर्ट बनेंगे। तो इसका एग्जांपल मैंने ब्लड रिपोर्ट्स का दिया था कि ऑल ओवर किधर भी जाओ तो अलग अलग दिखता है, तो उससे भरोसा नहीं आता। पर ऑडिट रिपोर्ट सबकी अगर सेम दिखेगी तो भरोसा आएगा। और ये कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होगा ग्लोबली, सिर्फ यहाँ का नहीं। आईएफआरएस जैसे इंडिया लेवल पे है, वैसे एसएस जो है ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज मोर रिलेवेंट टू द यूजर्स। नेक्स्ट, जैसे ही तुम लिखेंगे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो किया है, ऑटोमेटिक लोगों का क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा, ग्लोबल मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। और इसके अंदर अगर कोई अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है तो वो भी दिखाई देगा, वहाँ पे अलग अलग पैराग्राफ है जहाँ पे अपन अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस बताएंगे। की मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अगर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है तो वो हाईलाइट भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है कि ओपिनियन बनाना है। किस बेसिस पे? जो भी तुमने एविडेंसेस ढूंढे, सॉरी, एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन्स बनाए, और जो बहुत सारे कंक्लूजन्स बनाए इनको इवेल्युएट करके एक ओपिनियन बताएंगे, और ये ओपिनियन तुमको क्लियरली रिटन फॉर्मेट में देना है। तो बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन तुमको चेक करना है कि एएफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने कि नहीं, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। इसके लिए तुमको क्या ध्यान रखने का है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं होना। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या समझाया था? वेरी गुड। ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद मिसस्टेटमेंट मिले, मिसस्टेटमेंट के दो पार्ट है, एक मैनेजमेंट ने करेक्ट किया और एक मैनेजमेंट ने नहीं किया। तो मिसस्टेटमेंट जो मैनेजमेंट को बताया पर मैनेजमेंट ने सही नहीं किए, वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट में आएंगे। एंड इवैल्यूएशन, नेक्स्ट इवैल्यूएशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी चेक करना। अभी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट चेक करना मतलब बेसिकली क्या करना? मैनेजमेंट नंबर ऑफ जजमेंट अमाउंट डिस्क्लोजर, तो जहां पे भी प्रोविजन की बात आती है वो सब्जेक्टिव मैटर है, तो तुमको वो चेक करना है कि मैनेजमेंट में सही जजमेंट तो लिया है। ऐसे 260 के हिसाब से जो भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है वो जो बोले वो डिस्कशंस ध्यान में रखो। मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करना है। मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करना है मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज दो टाइप की होती है, एक से प्रॉफिट बढ़ता है, एक से प्रॉफिट कम होता है। अब ये चेक करो कि मैनेजमेंट कौन सा सेलेक्ट कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है सिर्फ वही सेलेक्ट कर रहा है, जिससे कम हो रहा है वो सेलेक्ट। तो इसकी वजह से ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ अपन ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या है, बायस है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी आ गया। तो ऐसी चीजें अक्यूमुलेट होके पॉसिबल है कि मेरे ओपिनियन को इम्पैक्ट करे। तो तुमको क्या क्या रखना है क्वालिटी एस्पेक्ट में? मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर ध्यान देना है। क्वालिटी एस्पेक्ट जो ऐसे 260 के हिसाब से। हेलो, आवाज आ रहा? हेलो 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 हेलो। ओके। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, अकाउंटिंग पॉलिसीज,
टेक्निकल खराबी की वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन कम बैक। ओके। ओह, यही बंद है। क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट को ये देखने का है कि जो बहुत सारे मैनेजमेंट के जो बहुत सारे जजमेंट्स है जिसमें प्रोविजन है, एग्जांपल दिया था मोबाइल रिपेयर्स का, मैनेजमेंट ने 2% किया, ऑडिटर को 3% लग रहा है। दोनों भी सही है क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है। ऐसे 260 में जो भी क्वालिटेटिव डिस्कशन एस्पेक्ट्स बोले थे वो सब ध्यान में रखो। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में पॉसिबिलिटी ऑफ बायस चेक करो। मैनेजमेंट लैक ऑफ न्यूट्रलिटी है क्या? न्यूट्रलिटी मतलब जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा या जिससे प्रॉफिट कम हो रहा, दोनों तुमने एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं सेलेक्टिव बेसिस पे होना चाहिए, सेलेक्टिव करेक्शन नहीं करना चाहिए। एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कुछ बायस है क्या? ऐसे 540 इसके ऊपर ही बात करता है कि इस बायस में कोई इंडिकेटर्स है क्या। पर ये चीज तुमको ध्यान में रखने की है, इंडिकेटर्स मिले दैट डजंट मीन अगर बायस रखते हो तो वो मिसस्टेटमेंट नहीं है। जब ऑप्शनल था तो मेरे को जो ऑप्शन अच्छा लगा मैंने लिया, तो उसमें मिसस्टेटमेंट कहाँ पे? इट इज नॉट एन मिसस्टेटमेंट। बट ये ओपिनियन बनाते समय इंपैक्ट जरूर करेगा क्योंकि ये फेयर प्रेजेंटेशन को साथ नहीं देता है। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस क्या क्या चेक करनी है? स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट पॉलिसी डिस्क्लोज है कि नहीं, जो पॉलिसीज बनाए वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, एंड एएफआरएफ के हिसाब से अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल होने चाहिए। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। adequate disclosure of material transaction जैसे as acquisitions, mergers, नया प्रोडक्ट लॉन्च, बिजनेस लॉन्च, ये सब चीजें कि इसमें वो प्रॉपर डिस्क्लोजर। टर्मिनोलॉजी यूज इन टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट ही बोलो। स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन एंड सोर्सेस ऑफ फंड्स, ऐसा गौ कुछ भी नाम मत दो। तो जो नाम स्टैंडर्ड है वही नाम होने चाहिए। तो ये 6 चीजें तुमको चेक करनी है। हाँ, बेसिकली अपना ओपिनियन ये रहेगा कि ओवरऑल प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके रिलेटेड प्रेजेंटेशन एकदम फेयर होना चाहिए। तो ये 6 चेकलिस्ट जो अपन ने 2 मिनट पहले ऊपर पढ़ी थी, पॉलिसीज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिस्क्लोजर बराबर होना चाहिए, एस्टिमेट इंफॉर्मेशन रिलायबल, रेलेवेंट, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, नाम चेंज नहीं करना चाहिए, हाँ, और मटेरियल ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होने चाहिए। तो ये 6 चीजें चेक करना। अगर ये सब रही तो तुम्हारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहेगा। ठीक है, इधर तक देखे थे कल। अनमॉडिफाइड ओपिनियन बेसिकली सब तुम बोल रहे ट्रू और फेयर है, अगर नहीं है तो वो मॉडिफिकेशन होता है आज पर ऐसे 705। ऑडिट रिपोर्ट में 14 पॉइंट्स हैं, छोटे मोटे कम ज्यादा होते रहेंगे, बट एक मोटा मोटी पॉइंट्स फिक्स है। पहला रहता है टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये टाइटल होना चाहिए। एड्रेसी, जो भी अपने को अपॉइंट करते हैं अपन उनको रिपोर्ट लिखते हैं। जनरली शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, सोल ट्रेडर में ओनर, सोल ट्रेडर रहेगा ओनर, उनको अपन एड्रेस करके लिखेंगे। अगर रिलायंस को लिख रहे तो क्या लिखेंगे? टू द शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसा एड्रेस ही समझ में आ गया। फिर उसके बाद ऑडिटर्स ओपिनियन, थर्ड पॉइंट रहेगा ऑडिटर्स ओपिनियन। ओपिनियन करते समय तुमको 5 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला, identify the entity whose financial statement are being audited, fact that it is being audited। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं? बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट एंड डिस्क्लोजर्स, अदर इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स, ऐसे 4। फिर रेफरेंस टू द नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज को रेफरेंस। एंड लास्ट, कौन से डेट की बैलेंस शीट है और कौन से पीरियड का ऑडिट हुआ है। ये 5 चीजें तुम्हारे ओपिनियन में मेंशन होनी चाहिए। और तुमको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए 2 ही लाइन यूज करने। कौन सा? प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ। तो ये, और ये लिखते समय 2 वर्ड यूज नहीं करने हैं, विद फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू बोलते ही वो खटक जाता है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कंडीशनल बन जाता है, तो ऐसा देना अलाउड नहीं है। तो
मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे पार्ट इसमें हद से ज्यादा रिपीटेटिव है, तो ये इलस्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो तुमको वही चीज रिपीट होते हुए दिखेगी, इसलिए मैंने R1 लिखा था। बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर ओपिनियन देने के बाद बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ की जरूरत है क्या? यस, बेसिस फॉर ओपिनियन चार, यहाँ पे चार बोले उसको लॉजिकली कर सकते। ओपिनियन किस बेसिस पे दे रहे? एविडेंसेस के बेसिस पे। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस कैसे मिले? तो वहां पे मेंशन करेंगे कि अपन जो भी ओपिनियन दे रहे बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय द आईसीए, तो वो फॉलो करके निकाले हैं। फिर एसएस के हिसाब से एविडेंस मिले। फिर आप कोई भी दे सकता था, तुम क्यों दे रहे? बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है और हम इंडिपेंडेंट है, और अपन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिपोर्ट में है क्या? और अपन उसको इधर क्या देंगे? रेफरेंस देंगे कि चार चीजें, शॉर्ट में चार चीजें बोलो। पहले एविडेंस, दूसरा एसेस, एंड नेक्स्ट इंडिपेंडेंट, एंड फोर्थ, और अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ रेफरेंस देंगे और एक पैराग्राफ बनाएंगे जहां पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। ठीक है। फिर गोइंग कंसर्न, इतना इंपॉर्टेंट क्यों दे रहे गोइंग कंसर्न को? अगर वो अफेक्ट हुआ तो पूरे बैलेंस शीट, पी एंड एल सब चीजें चेंज हो जाएंगे। इसीलिए मेन गोइंग कंसर्न देखना काम किसका है? अपना है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का। और कब तक गोइंग कंसर्न देखना है? 1 साल, 2 साल, फोर्सिएबल फ्यूचर तक देखना है कि गोइंग कंसर्न होना चाहिए। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन है तो ओके, नहीं है तो तुमको देखना पड़ेगा। अनलेस मैनेजमेंट का लिक्विडेशन का है क्या, सीजेस टू बी ऑपरेशन है क्या, और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचा लिक्विडेशन का, ऐसा कुछ सिचुएशन है क्या, तुम्हारा देखने का काम है। अगर ये गोइंग कंसर्न है तो फेयर प्रेजेंटेशन पे होगा। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो असेट एंड लायबिलिटीज कैसे होंगी? रियलाइजेबल वैल्यू पे होंगे। अदरवाइज अपन यहाँ पे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे वैल्यू करते हैं। हाँ, तुमको ऐसे कंडीशंस ढूंढने हैं जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली डाउट रेज करते हैं क्या गोइंग कंसर्न को, और मैनेजमेंट को एक्सप्लेनेशन पूछो कि तुमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन करना तुम्हारा काम था, तो तुमने कैसे किया उसका एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हो। हाँ, इफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कि गोइंग कंसर्न को लेके अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो फेयर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जिसके हिसाब से तुम्हारी बैलेंस शीट, पी&एल पूरी चेंज करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट टू बी मिसलीडिंग। फिर लॉ के हिसाब से चेक करो कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज की ऑडिट मैटर्स। ऐसे 701 किसको कंपलसरी है? लिस्टेड एंटिटीज को कंपलसरी है। और अदर एंटिटीज भी हो सकते क्या? 3 लोग बोल सकते। एक तो लिस्टेड कंपलसरी है, अगर किसी एंटिटी को लॉ ने बोला है, ऑडिटर खुद से डिसाइड कर सकता है। पर ये जो लॉ या ऑडिटर खुद से डिसाइड कर रहा है, ऐसे कौन सी कंपनीज है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है वहां पे? जैसे एग्जांपल मैंने अमूल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो ऐसे केसेस में भी अपन की मैटर्स दे सकते हैं। अदर इंफॉर्मेशन जो ऐसे 720 बोलेगा उस हिसाब से। तो 7 पॉइंट्स हुए, वापिस से बोलो। पहला टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, अदर इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कैसे इंटरनल कंट्रोल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रखेंगे, ऐसे इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को टेस्ट करने का काम किसका है? तो ये 3 चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस वही अपन ने ऊपर पढ़ा था। ऐसे ये किधर बोला था? ऐसे 200 में बोला था, और अपन ने लिख के किधर लिया है? 210। ऐसे 210 क्या है? ऑडिट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब वो अपन प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट पहले साइन करा के लिए, एग्रीमेंट करा के लिए, उसमें ये कंडीशंस पहले लिखे थे क्या आप? यस, इधर तक देखे थे। फिर उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट। पहला पार्ट, हाँ, तो अपना अपना ऑब्जेक्ट क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है कि दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एज पर एएफ आरएफ। ये अपने को अपना काम है। देते समय क्या बोलेंगे कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे, गारंटी। और मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड एंड एरर आ सकती है क्या?
किसकी रिस्क ज्यादा है, फ्रॉड या एरर की? फ्रॉड की रिस्क ज्यादा है, क्यों? उसके रीजंस दे वाले हैं कि उसमें अपने इंटेंशनल होता है, कोल्यूजन होता है, बहुत कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला पार्ट हो गया, ओपिनियन देंगे, रीजनेबल देंगे, और मिसस्टेटमेंट मिलने के चांसेस है फ्रॉड और एरर के, ये तीनों बोल दिए। फिर दूसरा पार्ट बोलो। दूसरा पार्ट बोलते समय अपन पहला क्या बोलेंगे कि हम लोग ऑडिट किसके हिसाब से करेंगे, एसएस के हिसाब से। करते समय दो चीजें रखेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट रखेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन रखेंगे, ये चीज बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर अपने को क्या बोलना है, मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उसके अपन रिस्पॉन्स देते रहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अपना काम है, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेंगे एज अ रिस्पॉन्स, और उसके ऊपर एविडेंसेस जमा करें और ओपिनियन देंगे। पहला क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढेंगे, एज अ रिस्पॉन्स ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एविडेंसेस जमा करेंगे, फिर ओपिनियन देंगे, ये पहला पार्ट। और ये बाकी के 2 to 5 जो है वो क्या है, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थे अपन उसको रिप्लाई दे रहे। जैसे इंटरनल कंट्रोल किसका काम है, अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट की किसका है, अपन क्या करेंगे, गोइंग कंसर्न का बेसिस बनाना किसका काम है, अपन क्या करेंगे, अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका काम है, अपन क्या करेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको एक एक वर्ड लगा दो, इवेल्युएट, अप्रोप्रिएटनेस, अंडरस्टैंडिंग, ये वर्ड लगा दो। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना सेकेंड पार्ट। उसमें ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, जब भी ऑडिट करते समय दूसरे का ऑडिटर भी इन्वॉल्व है तो अपन इसमें क्या बोलेंगे कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपन किस चीज के लिए, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उनको बताएंगे। यस, तो ये ऐसे सेक्शंस डिवाइड कर दो, ऐसे 600। और अभी आया थर्ड पार्ट, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले दो पार्ट हो गया, अभी तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, ऑडिटर जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। 5 चीजें कम्युनिकेट कर रहा है, कौन सा, अदर मैटर्स, प्लांट स्कोप, टाइमिंग, ऑडिटर्स फाइंडिंग, डेफिशिएंसीज, इंटरनल कंट्रोल। तो ये पांचों चीजें अपन जब ऑडिट करते समय मिलेंगी अपन डिस्कस करेंगे क्या। यस, हाँ, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड एंटिटीज अपने को क्या चेक करना है कि रेलेवेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इंडिपेंडेंस है वो बोलेंगे क्या, हमने इंडिपेंडेंस मेंटेन किया है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस 5, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये सब चीजें अपन बताएंगे। और क्या बोलेंगे, लिस्टेड एंटिटीज जो की मैटर के हिसाब से जो भी रहेंगे वो हम लोग उधर लिखेंगे, ऐसे जो फॉलो कर रहा है वैसा लिखेंगे। फिर लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ सबसे पहले तो ऑडिट रिपोर्ट में ही रखो। ऑडिट रिपोर्ट के अपन ने 14 पॉइंट देखे ना, उसमें ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए क्या, यस, विद इन द ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। अगर वहां पे नहीं रख रहे तो जहां पे भी रखे हो इंडेक्स पेज पे लिखना चाहिए क्या कि इस पेज पे हमारा ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जाके चेक कर सकते हो, और उस लोकेशन का रेफरेंस देना है क्या। यस, इतना हो गया। हाँ, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, ये तो थे अपने को जो कंप्लेन फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से। अभी ये कौन से चल रहे, अदर। इफ ऑडिट, हाँ, इफ द ऑडिटर एड्रेसेस एडिशनल टू द ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऐसे, तो कोई लॉ अपने को ये बोल रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के भी तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपने ऊपर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले किसके हिसाब से बोले, एसएस के हिसाब से। अगर तुमको एडिशनल देना है तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। हाँ, अगर अलग है तो ये अलग हेडिंग बनाओ। अपन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेडिंग बनाई, उसमें दो हेडिंग बनाए, ऑडिटर का, मैनेजमेंट का। तो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऐसी हेडिंग बनाने के बाद ही उसके अंदर के लिखने चाहिए। हाँ, तो और ये एसएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग रिप्रेजेंट होना चाहिए, उसका अलग हेडिंग होना चाहिए। तो रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो अपन अपन बोलेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिसके अंदर ये लॉ के हिसाब से अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऊपर वाले जो भी अपन ने पढ़े वो सिर्फ एसएस के हिसाब से था।
ये नहीं था, ये अलग है। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, क्या बोला था मैंने? खुद का नाम, फर्म का नाम, मेंबरशिप नंबर, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब लिखना है क्या? यस, ये तुमको लिखना पड़ेगा। प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ऑफिस का, क्लाइंट का, या जहां साइन कर रहे हैं, जहां साइन कर रहे हैं वहां का साइन करो। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पहले की देना क्या, बाद में की देना क्या? जिस टाइम पे साइन कर रहे हैं उस टाइम। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले दो चीजें तुमको कंफर्म करनी है कि मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के पहले तुम, दूसरा, पूरे एविडेंसेस मिलने तक वेट करो। पूरे एविडेंसेस जब मिलेंगे तभी साइन करना है। और जिस दिन पे मोमेंट पे साइन कर रहे, 31 मार्च से लेके उस डेट तक के बीच में अगर कोई मेजर इवेंट आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होती है। इसलिए फ्यूचर डेट, यूडिन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, किसके जैसा सिमिलर रहता? ओटीपी के जैसा। क्यों आया ये इन्वेंट, क्यों हुआ? क्या माल प्रैक्टिसेस हो रही थी? नॉन सीए सीए रिप्रेजेंट कर रहा था, और नॉन सीए किसी सीए को, दूसरे सीए के नाम पे साइन कर रहा था, फोर्जरी। तो ये सब चीजों के लिए कर्ब करने के लिए यूडिन आया। यूडिन एक ही नंबर होता है, बार बार चेंज होता है, किधर जनरेट करना, और ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के वहां पे लिखना है। आईएम पे जहां पे भी साइन कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के लिए यूडिन लगेगा क्या? नहीं, ये बहुत बाकी जगह पे भी यूडिन लगेगा। टेस्ट योर नॉलेज वगैरह हो गया था। ऑडिटर रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रेगुलेशन, तो ये बेसिकली ये ऐसा था कि मैंने बोला था कि ऊपर वाला जो था ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, जो 14 पॉइंट्स बोले थे, वो 14 पॉइंट किसके हिसाब से थे? एसएस के हिसाब से था, ये ऐसे के हिसाब से। और ये अभी अपन किसके हिसाब से? लॉ के। तो लॉ के इसमें ये आता, ऐसे के हिसाब से आता जो फेयर कंप्लायंस, और ये किस में आएगा? सॉरी, फेयर प्रेजेंटेशन, और ये क्या आएगा? कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आएगा। कंप्लायंस मतलब लॉ ने बोला है, तो अपने को ये तो इतना तो लॉ ने बोला है, तो इसमें अंदर बाकी की चीजें एडिशनल कर सकते क्या? यस, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंट है, गोइंग कंसर्न है, ये सब चीजें ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रही, क्या देख लो तुम। रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड के ओपिनियन करेंगे, ऑडिटर सिग्नेचर, प्लेस, डेट, मोर और लेस तुमको सब पॉइंट्स सेम दिखेंगे। ये है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और वो कौन सा था? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क था। नीचे एक एग्जांपल दिया है जो तुम्हारे, मैंने बोला था कि उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनाया है। ये तुमको अगर किसी को देखने का कि सच में ऑडिट रिपोर्ट कैसा दिखता है, वो चीज के लिए है। इधर तक अपना कल